एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने एक वीडियो बनाया, उनको एक इनकम टैक्स का नोटिस आता है और उसके हाथ पांव फूल गए। नोटिस मिलना कोई बुरी बात नहीं है। नोटिस का मतलब आपको एक मौका दिया जा रहा है। यदि आपने गलत किया है तो डरिए, आप सही हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो इनकम जो मेरे बैंक में हिट हो रही 12 लाख रुपए, तो उसको मैं बढ़ाऊं नहीं, तो क्या वो सही थॉट है? आप इनकम को छुपा नहीं सकेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जैसे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पोस्ट चल रहा है कि इनकम टैक्स के अंदर एटीसी को अबोलिश कर दिया जाएगा। ये मिथ चल रही है, ये सच्चाई है? हाँ नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नया फाइनेंस इनकम टैक्स बिल आया है उसके अंदर उन्होंने कुछ रिऑर्गनाइजेशन किया सेक्शन। ऐसे एम्प्लॉय ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिनके कारण रिटर्न भरने के टाइम पे जो टैक्स की लाइबिलिटी आ जाती है और खतरनाक लाइबिलिटी आती रहती है? बिल्कुल सही। एक बहुत बड़ी जो गलती जो एम्प्लॉय करते हैं ना, वो क्या होता है, जैसे मैं किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैंने काम किया सितंबर तक, अक्टूबर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया। नमस्ते सर, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। और आज बहुत अच्छा एपिसोड करने वाले हम लोग, क्योंकि मार्च भी आ रहा है, यस। लोगों को टैक्स फाइल करना है। ओपी यादव सर, आपने 31 साल सरकार के साथ बिताए हैं। कैसे रहे आपके 31 साल? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। इस दौरान मैंने काफ़ी सीखा और हाँ, लोगों को सिखाने की कोशिश की, क्योंकि इनकम टैक्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है राइट। कि जिसको आसान भाषा में समझाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैंने कोशिश की कि उस कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स सिंपल करके कैसे लोगों को बताया जाए, तो उसमें मुझे बड़ी सफलता मिली है। और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी मैंने ट्रेंड किया है, पब्लिक के लिए भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद किया है। अच्छा, 31 साल में आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं, अपना जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? देखिए, सिस्टम में सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है। हम्म। और जब हमने 1988 में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, 1988? 8 पे उस टाइम 1988। 88 में पैदा हुआ था उस दिन। सो सो उस समय जो सिस्टम था वो पूरा मैनुअल सिस्टम था। यदि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें, कोई भी आदमी आपको धोखे में रख सकता था कि आपका रिटर्न स्क्रूटनी में आ जाएगा, आपको ब्लैकमेल कर सकता था। आज जब हम देख रहे हैं तो हमारे जितने नोटिस हैं डिपार्टमेंट के, वो 99% से ज़्यादा सिस्टम के द्वारा इशू होते हैं। तो वहाँ पर कोई भी आप आदमी ये मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ये आपको नहीं कह सकता कि आपका केस स्क्रूटनी में आ जाएगा। जो सिस्टम के द्वारा सिलेक्ट होगा वही केस स्क्रूटनी में आएगा। तो ये बहुत बड़ा सुधार है। फेसलेस असेसमेंट की स्कीम डिपार्टमेंट लेकर आया। आपको पता नहीं है कि आपका असेसिंग ऑफिसर कौन है। राइट। आपको जो नोटिस मिलता है उस पर किसी का नाम नहीं, किसी का पता नहीं है। तो आपको जो जवाब देना होगा, तो आप किसको दे रहे हैं? आप किसी से मिल नहीं सकते। तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा है कि यदि आप सही हैं, आप अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके एविडेंसेस दे सकते हैं, वो भी ऑनलाइन देना है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एक बार फिर से क्लियर करता हूँ मैं, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, कि नोटिस मिलना कोई बुरी बात नहीं है। नोटिस का मतलब आपको एक मौका दिया जा रहा है, हम्म। आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि डिपार्टमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कहीं उसके बेस पे वो बिना आपसे पूछे हुए तो एडिशन कर सकता है। तो वो आपको मौका दे रहा है कि भाई हमारे पास ये है, कि यदि आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपकी इनकम में कोई एडिशन नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन नोटिस अपने आप में एक परेशानी की बात है, क्योंकि सब लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नोटिस देते हैं। राइट। तो मेरी दूसरी सलाह लोगों को जो है कि नोटिस से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपने गलत किया है तो डरिए, आप सही हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही बात आपने बहुत अच्छी करी सर। अपन क्वेश्चंस पे अपन थोड़ा आएंगे, बस थोड़ा सा अपन थोड़ी वार्तालाप कर लेते हैं, तो क्या एक माहौल अच्छा हो जाएगा। एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने एक वीडियो बनाया, उनको एक इनकम टैक्स का नोटिस आता है। वो नोटिस है उनकी वाइफ के हाथ में लगता है। फिर वो एक वीडियो बनाते हैं कि मेरी वाइफ को एक इनकम टैक्स नोटिस आया, मतलब उसके हाथ में एक इनकम टैक्स नोटिस आया हमारी कंपनी को लेके, और उसके हाथ पांव फूल गए। उसने मुझे फ़ोन किया, अरे कहाँ हो आप, जल्दी आओ, ये क्या नोटिस आ गया, हमने क्या कर दिया ऐसा? तो उस टाइम तक उन्होंने वो नोटिस खोला भी नहीं, पेपर। जब खोला तो एक 600 रुपीज़ का नोटिस था। वो क्या 600 रुपीज़ का नोटिस? सीए को फ़ोन लगाया कि साहब ये कि 600 रुपीज़ का नोटिस आया, क्यों है? बोला पढ़ो। बोला पढ़ते हैं। बोला कि एक दिन अपन ने आज से 1.5 साल पहले कुछ हमने तारीख मिस कर दी थी। वो तारीख मिस करने के कारण जो आप पेनल्टी लगी वो 600 रुपीज़ लगी है। बट वो वाइफ़ टेंशन में आ गई कि इनकम टैक्स का नोटिस आया है। यस, यस।
इतना डरावना भयावह माहौल हो गया। तो अभी ये सही है, क्योंकि क्या होता है कि नोटिस के नाम से अभी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने रिटर्न फाइल किया, ठीक है? रिटर्न फाइल कर दिया ऑनलाइन। उसके बाद आपको रिटर्न को वेरीफाई करना होता है, वो वेरीफाई करना भूल गए। थोड़े दिन बाद उनके पास डिपार्टमेंट का मेल आया कि हमने रिटर्न को अभी तक वेरीफाई नहीं किया है। तो जुलाई ड्यू डेट आपको फाइल करने की 31 जुलाई। अब उसके बाद ये वेरीफाई करेंगे तो वो रिटर्न बिलेटेड रिटर्न माना जाएगा 31 दिसंबर तक, ठीक है? उसके बाद तो हम वेरीफाई कर नहीं सकते। तो 31 जब उन्होंने उसको वेरीफाई किया, तो वेरीफाई करने के साथ ही उनको 10 रुपए की 10,000 रुपए की पेनल्टी, 10,000 रुपए की। हाँ, पेनल्टी उसमें बन रहा था कि ये उसमें आगे के ड्यू है आपका पेमेंट। उनने इमीडिएटली चालान से उसको पेमेंट कर दिया। चालान भी वहीं जनरेट हो जाता है, पे योरसेल्फ, और चालान भर के भर दिया। अब क्या हुआ, उसके अंदर रिटर्न के अंदर एक कॉलम होता है कि हमने टैक्स का पेमेंट किया है, उसके चालान नंबर, बीएसआर कोड सब फिलअप करना पड़ता है, अमाउंट का पेमेंट किया क्या, वो फिलअप नहीं किया उन्होंने। तो जब रिटर्न प्रोसेस हुआ, उनको 10,000 डिमांड आ गई। ना उसके बाद उन्होंने तो भर दिया था, इसके बाद भी उनको जब नोटिस आया, वो बहुत टेंशन में थे, और उस नोटिस को डिपार्टमेंट को बाद में रेटिफिकेशन के लिए लिखा। 2-3 बार प्रॉब्लम फेस हुई। तो सोचिए कि वो आदमी पढ़ा लिखा, वो बैंक का ऑफिसर था, सीनियर ऑफिसर। उसको जब इतना टेंशन, 10,000 का नोटिस हो सकता है, तो कभी-कभी यदि आपको ऐसी कोई टैक्स डिमांड आ गई, और अभी एक और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए ये होता है कि जब वो रिटर्न फाइल करते हैं, तो रिटर्न में आपसे पूछा जाता है, भाई आपका प्रोफाइल भी अपडेट करना पड़ती है कि आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका वो मोबाइल नंबर क्या है, क्योंकि डिपार्टमेंट आजकल सारे कम्युनिकेशन मोबाइल पे, मैसेज से और ईमेल से करता है। अब यदि आपका नंबर उसके ऊपर नहीं है या चेंज हो गया, तो डिपार्टमेंट ने आपको जो नोटिस दिया, वो कभी मिलेगा नहीं आपको, और उस केस में डिपार्टमेंट एक्सपर्टी ऑर्डर पास कर देगा। तो माना कि आपकी कोई 2 करोड़ रुपए को एग्रीकल्चरल लैंड सेल किया है, जो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन आपने तो जवाब दिया नहीं उसका, वो आपके केस में जुड़ जाएगा इनका। तो अननेसेसरी आप प्रॉब्लम में आएँगे। तो इसलिए एक और सलाह जो टैक्स पेयर को रहती है, वो ये है कि जब वो रिटर्न फाइल करें, तो एक तो ये कि वेरीफाई करना नहीं भूलें, क्योंकि उसका टाइम लिमिट पहले 120 डेज़ था, अब 30 डेज़ ही हो गया है। और जब रिटर्न को वो फाइल करें, तो इंश्योर कर लें कि इसके अंदर जो ईमेल है, जो टेलीफ़ोन नंबर है, वो मेरा अपना है। कभी आपके सीए या प्रैक्टिशनर को दे दिया, वो आवाज़ आपके पास नहीं है, या आपने ईमेल नंबर और वो मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, यूज़ नहीं कर रहे हैं आप, तो आपको उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। एक और इश्यू इससे जुड़ा और बता दूँ मैं आपको, रिफंड। एक बड़ी बात होती है ना, रिफंड नहीं मिला, रिफंड नहीं मिला। तो रिफंड में भी ये चेक करें कि आपको अपने बैंक को वेरीफाई करना पड़ता है, बैंक अकाउंट को, हुँ। रिफंड के लिए। तो वो यदि हमने वैलिडेट नहीं किया, तो आपको रिफंड मिलने में देरी होगी, क्योंकि फाइनली आपको जब तक आपको बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है, डिपार्टमेंट रिफंड इश्यू करेगा, तो भी आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट है नहीं। अच्छा सर, अभी अपन चलो पुरानी बातें हो गई अली, सब अब नई बात करते हैं 2025 की आज, कि अभी जो नई टैक्स रिजीम आई है, मतलब 12 लाख तक आपको टैक्स पे नहीं करना है, और फिर जो बोलते हैं 4 लाख लिमिट है, तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझाएँगे आप कि किस तरह से ये काम करता है? बजट जब 2025 का प्रेज़ेंट किया गया पार्लियामेंट हुँ। में, उसमें एक इवन फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में कहा गया कि अब लोगों को 12 लाख तक का टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है? लेकिन जब टैक्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो नई टैक्स रेजिम में, और ये 12 लाख की जो बात मैं कर रहा हूँ, वो नई टैक्स रेजिम में है। हाँ, ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं है। ओल्ड टैक्स रेजिम में वो लिमिट हुँ। 5 लाख की है, 5 लाख की है। ठीक है? और नई टैक्स रेजिम में भी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो अपन अभी चल रहे हैं 24-25 में, उसमें वो लिमिट 7 लाख की है। तो 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख की गई है। वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए हो गया, उसमें 26-27 के लिए। अब वो 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना होगा, ये अलग बात है। और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारी कितनी बढ़ी है पिछले इस फाइनेंशियल ईयर के लिए? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीज़ है, नई टैक्स रेजिम के अंदर। ओल्ड के अंदर 2,50,000। हुँ। अब बढ़ी है 3 से 4 लाख। लेकिन हम कह रहे हैं कि 12 लाख तक का टैक्स हमको नहीं भरना होगा। तो 12 लाख तक का टैक्स इसलिए नहीं भरना होगा कि सेक्शन 87 है इनकम टैक्स एक्ट का है, जिसके अंदर टैक्स रिबेट मिलती है। सो द टैक्स रिबेट ओल्ड टैक्स रेजिम में, जिसकी 5 लाख तक की इनकम है, उसको मिलती है। तो टैक्स रिबेट के कारण वो टैक्स पेबल आता है, वो
आपको देना नहीं होता है, अनलेस आपकी इनकम कोई स्पेशल रेट से टैक्स होगी, जो हम बाद में बात कर लेंगे। अब 12 लाख तक की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये हो रहा है कि आपको 12 लाख तक पहले जो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर 7 लाख तक टैक्स रिबेट मिलती थी। वो टैक्स रिबेट का अमाउंट था 25,000, ठीक है। या जितना टैक्स पेबल। अब चूंकि 12 लाख के ऊपर यदि आपकी कैपिटल गेन या कोई दूसरी ऐसी इनकम जो डिफरेंट टैक्स होती है वो नहीं है, तो 12 लाख तक के ऊपर आपका टैक्स बनता है 60,000 रुपये, 60,000। 60,000, और उतना ही टैक्स रिबेट आपको मिल जाती है, तो आपका टैक्स जीरो हो जाता है। ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 12 लाख तक की टैक्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। सो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख ही है। तो यदि 12 लाख से आपकी इनकम ज़्यादा होगी, तो आपको 4 लाख से टैक्स काउंट करना चालू करना पड़ेगा, 4 लाख से काउंट करना पड़ेगा। करना चालू पड़ेगा। राइट, मतलब 13 लाख हो गई अगर मान लो, तो अगर कहीं से भी इनकम आ गई आपके पास और 13 लाख हो गई, तो आपको जो टैक्स है, फिर आपको 12 लाख की कोई छूट नहीं मिलेगी, कोई रिबेट नहीं मिलेगा। आपको अल्टीमेट जाके आपको अभी जो टैक्स स्लैब्स हैं, जो अपन बात करें तो बजट में आए हैं, जो अगले साल के लिए एप्लीकेबल होंगे, है ना, उनके लिए बात करें तो बड़े आसान है। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 तक 5% है, 8 से 12 तक 10% है, 12 से 16 तक 15% है, 16 से 20 तक 20% है, 20 से 24 तक 25% है, 20 से 24 तक, और 24 के ऊपर 30% है। तो जब आप ये टैक्स अपना कैलकुलेट करेंगे अगले साल का, और इस साल की यदि बात करें, क्योंकि लोगों को मैं हमेशा एक क्लियर करना चाह रहा हूँ, बहुत लोग कन्फ्यूज हैं। अभी तक ना तो ये 12 लाख की लिमिट इस साल के लिए एप्लीकेबल होगी, इस साल की लिमिट लिमिट 7 लाख है 12 लाख की जगह। और दूसरी बात, जो टैक्स रेट्स हैं, जो टैक्स स्लैब्स हैं, वो भी इस साल के लिए, जो अपन करंट फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं 24-25, उसके लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7 तक 5% है, 7 से 10 तक 10% है, 10 से 12 तक 15% है, 12 से 15 तक 20% है, और 15 के ऊपर आपका 30% है। राइट। सो जो बेसिक जो डिफरेंस आया है, वो ये आया है कि अब यदि ओल्ड टैक्स में जाएंगे आज की डेट में, तो आपका 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 तक आपका 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है आपका, और जैसे 10 के ऊपर गया 30% है। जबकि नई टैक्स में आप क्या देख रहे हैं, इवन फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर 15 लाख के ऊपर 30% है, और यदि अगले साल की बात करेंगे तो 24 लाख के ऊपर 30% है। तो टैक्स रेट का बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। बहुत बड़ा चेंज है। तो अभी ना लोगों का सवाल ये भी है कि जो इनकम जो मेरे बैंक में हिट हो रही 12 लाख रुपए, तो उसको मैं बढ़ाऊं नहीं, तो क्या वो सही थॉट है कि नहीं, उनको पैसे नहीं बढ़ाने, आप तो हमको 12 लाख ही दे दो तो मेरे टैक्स कुछ नहीं लगेगा? नो, आप इनकम को छुपा नहीं सकेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जैसे माने कि आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, हाँ। तो एक और बात बता दूं, कुछ सैलरी वाले जो लोग हैं, उनको ये लिमिट 12 लाख से भी ऊपर है। उनके 12 लाख से भी 12 ऊपर लाख है? से भी ऊपर है, क्यों? हाँ। क्योंकि नए टैक्स रेजिम में उनको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो माना कि आपकी इनकम 12,75,000 है, तो 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन कम हो गया, तो आप 12 लाख में चले गए, तो 12,75,000 होने के बाद भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। एक और चीज़ है, ये लिमिट इससे भी ऊपर हो सकती है, जो लोगों को पता नहीं है। आपको, यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं, अभी नए टैक्स रेजिम में 14% सबके लिए, 14% तक आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो वो आपके सैलरी में ऐड होता है, राइट? तो वो सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। यदि आपकी सैलरी का पार्ट वो भी कंपोनेंट है, तो नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़ के वो 12 लाख से ऊपर हो गया, राइट। और उसका डिडक्शन आपको 80 के सबसेक्शन 2 में मिल जाता है। हम्म। तो आपको उस लिमिट तक ये 12,75,000 आगे आपको जीरो टैक्स हो सकता है। जो इनकम को डिपार्टमेंट बहुत ही एक्टिव है, इवन आपका इंटरेस्ट की इनकम 200 रुपये मिली, वो भी डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है। आपको जब सैलरी होगी, तो उस पे यदि आपकी लिमिट बयान जाती है, टीडीएस होता है, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसको जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, यदि आप बचाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैक हो जाएगी। और मेरी ये सलाह है कि मतलब इनकम को कम करने से कोई फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि आपकी 12 लाख की इनकम है। तो एक और चीज, एक जो नया कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, कि ये भी लोगों के दिमाग में सवाल है, और बड़ा सवाल है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं 12 लाख की। सो जब 12 लाख की आपकी इनकम, माना कि 12 लाख
से आपकी 12,10,000 हो गई, ठीक है? तो आपको तो रिबेट नहीं मिलेगी। तो 12,10,000 पे आपका अबाउट 61,500 टैक्स बनता है, ठीक है? अब 61,500 टैक्स बन रहा है, सिर्फ़ 10,000 रुपए की इनकम बढ़ी आपकी, राइट। तो क्या यह जायज़ होगा? नहीं। तो इसके लिए एक मार्जिनल रिलीफ का प्रावधान है। वो क्या कहता है कि 12 लाख के ऊपर यदि आपकी जितनी इनकम बढ़ी है, उससे ज़्यादा टैक्स नहीं भरना चाहिए। तो आप माने कि 12,10,000 हुई, आपका टैक्स तो 61,500 आ रहा है, लेकिन आपको भरना टैक्स 10,000 ही पड़ेगा। तो मतलब जिनकी 12 लाख सैलरी है, होगी अभी जब हो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, तो उनके पास टीडीएस नहीं कटेगा, उनकी कंपनी टीडीएस नहीं काटेगी और उनके पास पैसे ज़्यादा आने लग जाएँगे। हाँ, न अब ये हो सकता है देखो कि 12 लाख तक जिनकी इनकम है, उनको एक डिक्लेरेशन फाइल करना होता है, ठीक है, एम्प्लॉयर के पास। सो यदि टैक्स रिबेट के अंदर वो आ रहे हैं, तो उनको टीडीएस नहीं होगा, लेकिन यदि टीडीएस एम्प्लॉयर ने कर भी लिया, हुँ। तो उसका रिफंड हो जाएगा रिटर्न फाइल करने पर। क्योंकि यहाँ पर एक और बात है कि यदि आपकी इनकम, फिर आपने कहा कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो सिर्फ 4 लाख ही 4 है, लाख तक ही। तो आप यदि 12 लाख तक जा रहे हैं तो आपको रिटर्न तो भरना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब टैक्स नहीं भरना है, इसका मतलब ये नहीं कि रिटर्न नहीं रिटर्न भरना है, भरना है, रिटर्न तो आपको भरना ही होगा, रिटर्न भरना है। भरना होगा। अब जैसे इस साल है, जिनकी 7 लाख, जैसे 7 लाख की इनकम है, ठीक है? जबकि 3 लाख तक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, तो भले ही उनको रिबेट मिलने के बाद टैक्स नहीं भरना है, लेकिन रिटर्न तो भरना ही होगा। राइट। और रिटर्न भरने के लिए तो बहुत सी दूसरी कंपल्सरी कंडीशंस भी हैं कि ये भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के बियॉन्ड है तो आपको टैक्स भरना ही है। बट इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि जो सैलरीड एम्प्लॉयी वो टैक्स नहीं भरते, फॉर्म 16 ले लेते हैं। हाँ, ये भी एक गलतफ़हमी है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि एक बार मेरा टीडीएस हो गया, तो रिटर्न भरने की क्या ज़रूरत है, हाँ। ठीक है? सो जब आपका 139 का प्रोविज़न क्लियरली कहता है कि इफ योर इनकम एक्सीड बियॉन्ड द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। आप रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो आपको नोटिस मिलेगा 148 का। अभी रिसेंटली मेरे पास एक जान-पहचान वालों को आया था, उनकी इनकम पे पूरा टीडीएस हो गया, फॉर्म नंबर 16 मिल गया, जितनी थी इनकम टीडीएस हो गया, सब कुछ हो गया। अब जब टीडीएस हुआ, तो डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है कि ये सैलरी और टीडीएस हुआ है और इसने रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस दिया 148 का, और इनने भी कहा गलती हमसे हो गई, हम रिटर्न फाइल कर, इन्हें इनकम बता दी और टीडीएस ऑलरेडी हो चुका, तो टैक्स पेबल तो ज़ीरो है ना। हुँ। लेकिन लॉ के हिसाब से आपने इनकम को रिपोर्ट नहीं किया है, तो आप पे पेनल्टी लग सकती है। ये बात और है कि उस पेनल्टी के वेवर के लिए भी प्रावधान है, क्योंकि यहाँ पर आपका बेसिक तौर पे इसको अपन जब टैक्स, पूरा टैक्स पेमेंट हो गया है, कोई भी टैक्स पेएबल नहीं है मेरा, और सैलरी पे टीडीएस हो गया, तो इसको अपने एस्केपेट लीगली मानना ठीक नहीं है। लेकिन जब असेसमेंट होगा तो आपको माना जाएगा, उसके बाद नोटिस मिलेगा, उसका भी जवाब आपको देना होगा। तो इन सब परेशानियों से बचने का रास्ता क्या है? और रिटर्न भरने का नुकसान क्या है? इवन रिटर्न के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। हाँ। आप विदेश जा रहे हैं, आपकी कैपेसिटी पूछेगा आदमी, तो आपने रिटर्न फाइल किया होगा पास, तो आपको वीज़ा मिलेगा ना। नहीं तो बोलेगा रिटर्न फाइल नहीं, तो आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो वहाँ भी आपको नुकसान हो सकता है। राइट। इसी तरह से जो इंश्योरेंस क्लेम वगैरह बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उस समय जो आपको इंश्योरेंस क्लेम वगैरह ट्रिब्यूनल आप जाते हैं, मोटर व्हीकल जो इंश्योरेंस जो ट्रिब्यूनल जो अवार्ड करती है, वो भी आपकी इनकम को देखती है। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो आप इनकम, जब आपकी आपने टैक्स भर दिया है, तो इनकम का रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न भरने में क्या दिक्कत है? वो भरना चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए सर, जो नॉन रेज़ अभी बात कर रहे हो विदेश की, तो जो नॉन रेज़िडेंट्स हैं, उनके लिए भी 12 लाख तक इनकम टैक्स पे टैक्स नहीं देना होगा? ये भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि जब हम कहते हैं 12 लाख तक टैक्स नहीं, तो एक जनरल दिमाग में बनता है कि नहीं टैक्स भरना है, किसी को नहीं भरना। लेकिन जो मैंने बताया, जो रिबेट का प्रोविज़न है सेक्शन 87 ए का, उसमें क्लियर कहा गया है कि रेज़िडेंट इंडिविजुअल कोई भी लेगा, तो नॉन रेज़िडेंट को जब टैक्स रिबेट मिलेगी नहीं, तो 12 लाख तक की इनकम की बात होगी नहीं। राइट। उनको तो यदि इस साल में 3 लाख से ज़्यादा और अगले साल में 4 लाख से ज़्यादा है, तो उनको रिटर्न भरना ही होगा। उनको कोई बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। अच्छा, 12 लाख तक जो इनकम है, उसमें कैपिटल गेन भी इंक्लूडेड है? हाँ, ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि होता क्या है कि लोग ये मान के चलते हैं 12 लाख की बात करते हैं, 12 लाख मेरी टोटल इनकम है, क्योंकि अल्टीमेटली टोटल इनकम बनती है सारे सोर्स के, जो हमारे सैलरी है, कैपिटल गेन्स है, हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ है, बिज़नेस इनकम, बिज़नेस प्रॉफिट, सबको मिला के जो टोटल इनकम बनती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि टोटल इनकम 12 लाख हो गया, तो रिबेट मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है। ये बात क्लियर कर दी गई है
कि यदि आपकी इनकम स्पेशल रेट से टैक्स होती है, जैसे अब बताएं, जैसे आपने शेयर को आप सेल करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, अब यदि और तो आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 20% टैक्स होता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% टैक्स होता है। अच्छा, कहीं ये भी सुना गया है सर, सीनियर सिटीजन को 1 लाख तक के इंटरेस्ट इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये भी एक बड़ी, कितना विचित्र चीज़ें, कितने सवाल हैं लोगों के। और सवाल जायज है, सब जगह बात की जा रही है कि डिडक्शन की लिमिट 1 लाख बढ़ गई, 1 लाख बढ़ गई। ठीक है। सो पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो इंटरेस्ट पे डिडक्शन की बात है, ये नॉर्मल सिटीजन के लिए भी है, सेक्शन 80 टीटीए के अंदर 10,000 तक का है। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक का सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर है। अब ये जो लिमिट है, ये दूसरी बात, ये डिडक्शन जो मैंने बोला, ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर मिलता है, न्यू टैक्स रेजिम के अंदर नहीं मिलता है। अभी क्या किया कि इस पर टीडीएस भी होता है। हुँ। तो अभी तक जो टीडीएस है सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से ज़्यादा आप पे इंटरेस्ट है, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या सोसाइटी जो आप पेमेंट करी, 50,000 ज़्यादा टीडीएस है, टीडीएस आपका हो जाएगा 10% के हिसाब से। तो उस लिमिट को बढ़ा के 1 लाख कर दिया, मतलब 1 लाख तक टीडीएस नहीं होगा, लेकिन जो सेक्शन 80 टीटीपी के अंदर 50,000 की लिमिट है, वो नहीं बढ़ाई है। तो सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स को, मतलब मेरी ये सलाह है कि वो कन्फ्यूजन में ना रहें, कहीं ओल्ड टैक्स रेजिम चुन लें या सुन लें कि वो 1 लाख रुपए अपनों को मिल रहा है वहाँ पर, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर वो 50,000 ही है। सिर्फ यदि आपका इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर है, तो अप टू 1 लाख 1 लाख तक का वो टीडीएस का जो भी पे करता है, वो टैक्स का डिडक्शन सोर्स नहीं करेगा, टीडीएस नहीं करेगा। अच्छा, मेरा एक छोटा-सा सवाल यहाँ पे आ रहा है कि जब भी कोई सैलरीड एम्प्लॉयी होता है, तो जब वो अपना वो दिखा रहा होता है कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, सब कुछ किया है उसके पोर्टल में, तो वहाँ पे 2 चीज़ आती है, ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम, और वो हर साल आती है कि आपको ओल्ड में भरना है कि न्यू में भरना है। तो ये कन्फ्यूज़न क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर वाले? नाउ सबसे बड़ी बात ये है कि जो नए टैक्स रेजिम है, हुँ। वो जो फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल ईयर से, वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम है। इसका मतलब इनकम टैक्स जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, वो रिटर्न आपकी डिफ़ॉल्ट, वो एस यदि आप उससे बाहर नहीं जाने का ऑप्शन देंगे, तो वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम है, आपको न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ही रिटर्न फाइल करना होगा। अच्छा। अब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है आपका, हुँ। आपको आप जो एम्प्लॉयर के पास बिगिनिंग में जॉइन किए हुए हैं, तो उस समय आपको उसको ऑप्शन देना होता है। क्यों ऑप्शन देना है? कि उसको आपकी सैलरी पे टीडीएस करना है। तो टीडीएस किस हिसाब से होगा? जो टैक्स रेजिम आप चुनेंगे। हुँ। यदि हम ओल्ड टैक्स रेजिम होंगे तो उसके हिसाब से टीडीएस करेगा। नए टैक्स रेजिम करेंगे तो उसके हिसाब से टीडीएस करेगा। इसलिए आपको एम्प्लॉयर को के सामने बिगिनिंग से ही ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है हुँ। कि आप कौन से टैक्स रेजिम चुनना चाहते हैं। तो इसलिए वो वहाँ प्रोविज़न किया गया है कि उसका ऑप्शन नहीं है। यदि आप एम्प्लॉयर को कह देंगे नहीं, हम न्यू में नहीं जा रहे हैं, हम ओल्ड में जाना चाहते हैं, तो ओल्ड में टैक्स कैलकुलेट। तो पर्पस ये है कि प्रॉपर टीडीएस करने के लिए एम्प्लॉयर के लिए ये आपको देना ज़रूरी है कि आप कौन सा टैक्स रेजिम चुन रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल। तो जैसे मतलब अभी मान लो इम्प्लीमेंट हो गया, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो जाएगा कि भैया 2024-25 या 25-26 के लिए यही चुनना है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ये ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप यदि एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉइज़ के केस में सिर्फ सैलरी आपकी आपकी इनकम अदर सोर्सेस हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकती है, राइट? आपकी कैपिटल गेन हो सकता है, ठीक है? तो यदि आपके केस में बिज़नेस और प्रोफ़ेशन की इनकम नहीं है, आप एम्प्लॉयी हैं, ये गौर करने वाली बात है। यदि आप एम्प्लॉयी हैं, आपकी सैलरी इनकम है, आपकी कैपिटल गेन भी हो सकती है, आपके अदर सोर्सेस से भी हो सकती है, आपके हॉस्पिटल इनकम भी, लेकिन बिज़नेस और प्रोफ़ेशन से कोई इनकम नहीं है। यदि ऐसा है, तो आपको हर साल ऑप्शन मिलता है। आप नए टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जा सकते हैं। यदि आप कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है, तो रिटर्न फाइल करते समय, लेकिन एक और उसमें भी बड़े ध्यान रखने की चीज़ है कि जो रिटर्न फाइल तो आप बिलेटेड भी कर सकते हैं 31 दिसंबर तक लेटेड। उसमें यदि बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे, तो आप ऑप्शन को चेंज नहीं कर पाएँगे। हुँ। आपको जो 139(1) की जो ड्यू डेट है, जो नॉर्मली एम्प्लॉइज़ के केस में जुलाई है, 31 जुलाई, वो 31 जुलाई के पहले ही आप ड्यू डेट के तक जो रिटर्न फाइल करेंगे, उसी में वो ऑप्शन एक्स कर पाएँगे, इसके बाद वो आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप का कोई प्रोफ़ेशनल इनकम भी हो सैलरी के साथ, तो उस केस में आपको एक ही बार चेंज करने का मौका मिलेगा।
उसके बाद आप टैक्स रेजिम को चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसके बाद भी बार बार मौका मिल सकता है आपको, यदि आपका बिजनेस और प्रोफेशन डिसकंटिन्यू हो गया राइट। और वो इनकम अब अगले साल में आपके पास नहीं रहती है, तो उस केस में आप फिर से वापस सही कर सकते हो। वापस आप टैक्स रेजिम को शिफ्ट कर सकते हैं हर साल। अच्छा सर, थोड़ा ये चैप्टर 6 से डिडक्शन के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये? और अपने जो ओल्ड टैक्स रेजिम है, ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर पॉपुलर एक डिडक्शन है 80C, जो लोग कोई पीपीएफ में, कोई आपका इंश्योरेंस में, और ऑल दोज इन्वेस्टमेंट, इवन द इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट का, 1,50,000 तक डिडक्शन मिलता है। उसके अलावा उसमें मेडिकल एक्सपेंसेस की डिडक्शन 80D है, राइट। डिसेबिलिटी की डिडक्शंस हैं, इवन जो अपन बात की है इंटरेस्ट की डिडक्शन, वो भी चैप्टर 6A के अंदर है। तो चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस है, हुँ, वो अभी पता होना चाहिए लोगों को कि अब तो दो टैक्स रेजिम है, न्यू एंड ओल्ड। राइट। सो चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलता है, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है यदि आप नेशनल पेंशन स्कीम में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उस तक जो डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80CCD के सब्सेक्शन 2 में, वो मिलता है। और दूसरा एक और अग्निवीर कार्पस फंड है, क्योंकि वो भी उनकी भी जो इनकम है वो सैलरी मानी जाती है, हाँ, तो उनको भी 80CCA सब्सेक्शन 2 के अंदर, जो कार्पस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, वो भी डिडक्शन मिलता है। तो यही एक ऐसा डिडक्शन है चैप्टर 6A का, जो दोनों टैक्सेस में मिलता है। जो दोनों टैक्सेस में मिलता है। बाकी बाकी चैप्टर 6 का कोई भी डिडक्शन न्यू टैक्सेस में नहीं मिलेगा। अच्छा, ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर सीनियर सिटीज़न की बेसिक लिमिट ज़्यादा होती है हाँ, नहीं, हम और ये क्या बात न्यू करें, टैक्स में मिल रहा है? आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है हुँ, कि ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर 3 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। जो नॉर्मल पर्सन है जिसके 60 ईयर से कम एज है, उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, 2,50,000। हाँ, राइट। जो 60 से 79 तक का है, उसकी 3 लाख है। और जो 80 में पहुंच गया, 80 एंड अबव, उसके 5 लाख है। तो 3 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर। नए टैक्स रेजिम के अंदर सिर्फ एक ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, वो 2024-25 की बात करें तो 3 लाख है, और 25-26 की बात करें तो 4 लाख है। 4 लाख। सो सीनियर सिटीजन के लिए कोई अ, अलग से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट न्यू टैक्स रेजिम के अंदर नहीं है। नहीं बनेगी ये। अच्छा, जो घर लेते हैं, रेजिडेंशियल हाउस खरीद लेते हैं, फिर बैंक से लोन लेते हैं, उसके इंटरेस्ट पे लगभग 2 लाख रुपए का डिडक्शन भी मिलता है लगभग। तो क्या नई टैक्स स्कीम में भी वो नहीं मिलेगा या मिलेगा? ये भी जैसे मैंने बोला कि ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम के कंप्लीट चैप्टर 6 में नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कंप्लीट जब करते हैं आप, हाँ, तो आपको लोन्स, आपने लोन लेकर और मकान बनाया, तो 2 लाख तक इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। वो अब वो हाउस प्रॉपर्टी आपने कंस्ट्रक्ट की, वो 2 तरह से हो सकती है। एक तो जिसके अंदर आप खुद रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, या आपने बना के किसी को किराए पे दे दिया। तो यदि वो आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसपे आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपने किराए पे दे दिया, तो उसपे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, तो मिलेगा। तो मिलेगा। तो मतलब 2 घर खरीदने पड़ेंगे, दूसरा घर खरीदना पड़ेगा। वो दूसरा घर यदि आप किराए पे दे रहे हैं, क्योंकि जो भी है, यदि आपका घर है, तो यदि हमने किराए पे दे दिया, तो उसकी जो इनकम है, वो अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्स होती है। राइट। तो जब आपकी इनकम टैक्स हो रही है, उसके अगेंस्ट डिडक्शन मिल रहा है ना आपको, राइट। सो अल्टीमेटली आप हाउसिंग की प्रॉब्लम खत्म कर रहे हैं नया हाउस बना के किराए पर देकर, तो आपकी इनकम, जब तक आपकी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, तब तक डिपार्टमेंट उसका डिडक्शन तो आपको देता ही है। तब तक देगा। अच्छा, ये बताओ, कैपिटल गेन पे मिलने वाला एग्ज़म्पशन नई टैक्स में नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी अब? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है कि अल्टीमेटली न्यू टैक्स रेजिम के अंदर हमने जो बात कही कि मैंने पहले बोला कि चैप्टर 6 के डिडक्शन में तो कोई नहीं मिलता है, सिर्फ नेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। लेकिन कैपिटल गेन पे जो एग्जम्पशन मिलते हैं, जैसे आपने रेजिडेंशियल हाउस बेचा और उसको नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया, आपको मिलता है एग्जम्पशन। आपने कोई अदर एसेट बेचे और रेजिडेंशियल हाउस में लगा दिया सब्जेक्ट टू कंडीशन, वो भी आपको एग्जम्पशन मिलता है। या आपने स्पेसिफाइड बॉन्ड के अंदर कैपिटल गेन को इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसके अंदर भी आपको डिडक्शन मिलता है, ठीक है। सो वो कैपिटल गेन के अंदर जो भी एग्जम्पशन मिलते हैं आपको, उस पे न्यू टैक्स रेजिम के अंदर कोई बंदिश नहीं है। सो ओपी सर, कैसे डिसाइड करें कि ओल्ड में जाएँ कि न्यू टैक्स में जाएँ? लेकिन है बहुत आसान। मैंने कहा कि आपको
टैक्स रेट को कंपेयर करना है। जैसे मैंने बताया कि ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर तो आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 तक 5% है, 5 से 10 तक 20% और 10 के ऊपर 30% है। नए टैक्स रेजिम के भी मैंने पहले टैक्स रेट बताया कि 4 तक कुछ नहीं है, 4 से 8 तक 5% जोड़ते चले जाइए। राइट। तो आप अपनी टोटल इनकम देखिए और उस पे पहले टैक्स कंप्यूट करिए नए टैक्स रेजिम के अंदर, ठीक है? इसके बाद आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाइए, आपको कौन से एग्जम्पशन और डिडक्शन मिलते हैं, वो अपनी टोटल इनकम से कम कर दीजिए और टैक्स कैलकुलेट करके देख लीजिए, दोनों में से किसमें टैक्स कम आ रहा है, वही आपके लिए बेनिफिशियल है। ये तो सिंपल सी चीज़ है मतलब कि। सिंपल है कि आपको कैलकुलेशन ही करना है ना, टैक्स रेट अप्लाई करना है हाँ, आपकी इनकम के ऊपर। हाँ। और नॉर्मली क्या होता है कि जो जिन लोगों के केस में एग्जम्पशन और डिडक्शंस नहीं है मेजर, उनके केस में न्यू टैक्स रेजिम ही ज़्यादातर केस में बेनिफिशियल है। राइट। क्योंकि टैक्स रेट बहुत लो है। क्योंकि माने आपकी इनकम माने कि 24 लाख से 10 लाख से ऊपर है, तो वहाँ से 10 लाख से 30% टैक्स हो गया आपका ओल्ड टैक्स रेजिम में। जबकि यहाँ तो 24 लाख के ऊपर लगेगा आपको 30% टैक्स, तो बहुत बड़ा गैप है। हुँ। अच्छा, एक चीज़ बस यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब एम्प्लॉयी जब जॉइन करता है किसी एम्प्लॉयर को, तो वो इनिशियल में बताएगा कि मेरे को ये टैक्स में जाना है। फिर वो क्या बाद में आप ये चेंज कर सकता है? और चेंज कर सकता है तो क्यों ज़रूरत पड़ेगी उसको चेंज करने की? क्योंकि उसको ऑलरेडी टैक्स अगर कैलकुलेट कर लिया कि मेरे को इसमें कम मिल रहा है, तो वापस वो क्यों चेंज करते हैं? इनिशियली जब वो अपना ऑप्शन एम्प्लॉय, क्योंकि वो कंपल्सरी है कि उसको एम्प्लॉयर को ऑप्शन देना ही है बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? या जब वो ज्वाइन करता है सर्विस, उसको देना जरूरी है कि कौन सी टैक्स रेजिम में वो जाएगा। लेकिन जब वो बाद में जब वो कैलकुलेट करता है, ठीक है, अपने एग्जम्पशंस और डिडक्शन को कंप्यूट करने के समय, रिटर्न फाइल करते समय उसको लगता है कि नहीं, हुँ, मुझे टैक्स वो टैक्स में ज़्यादा कम आ रहा है, राइट, तो वो चेंज कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि उसकी बिज़नेस और प्रोफेशनल इनकम नहीं है, तो रिटर्न फाइल करते समय उसको चेंज कर सकता है, राइट। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि एम्प्लॉयर के पास उन्होंने दूसरी टैक्स रेजिम चुनी है। तो आपने एम्प्लॉय के समय न्यू चुनी, आप रिटर्न फाइल के समय ओल्ड में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आपको अपॉर्च्युनिटी है। ओके। अच्छा, मैंने सुना सर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पोस्ट चल रहा है कि इनकम टैक्स के अंदर अब एटीसी को अबॉलिश कर दिया जाएगा। हाँ, ये भी एक ये मिथ चल रही है, ये सच्चाई हाँ, है? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी जब हम आधी चीज़ पढ़ते हैं, हाँ। ठीक है? सो ये चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि जो नया फाइनेंस इनकम टैक्स बिल आया है, जो 1/4/2026 से इम्प्लीमेंट होगा, अभी सिलेक्ट कमिटी के पास है। उसके अंदर उन्होंने कुछ रीऑर्गनाइज़ेशन किया सेक्शन को, तो उसके अंदर चैप्टर 6, क्योंकि सारे सेक्शन के नंबर चेंज हो चुके हैं, तो जो 80C का जो सेक्शन है वो भी चेंज हो गया है। तो ये नहीं है कि वो एबॉलिश हो गया है, उसका रीनंबरिंग हो गया है। और वो जो ओरिजिनल प्रोविज़न्स है, उसकी डिटेल्स जो हैं, इनकम टैक्स बिल के शेड्यूल में चले गए हैं। अच्छा, एम्प्लॉयी ऐसी कौन-सी गलती करते हैं जिनके कारण रिटर्न भरने के टाइम पे जो टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है और खतरनाक लायबिलिटी आती रहती है? बिल्कुल सही, एक बहुत बड़ी जो गलती जो एम्प्लॉयी करते हैं ना, वो क्या होता है, जैसे मैं किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैंने काम किया सितंबर तक, अक्टूबर दूसरी कंपनी जॉइन कर लिया मैंने। अब सितंबर तक जो मैंने कंपनी में काम किया, उसने टीडीएस किया। उसने टीडीएस किस हिसाब से किया मेरा, कि माना कि मैंने वहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम चुना, इस साल की बात करें तो 3 लाख तक मेरी बेसिक एग्ज़म्पशन लिमिट थी और 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो 3,75,000 उससे कम करके, माना कि 10 लाख आपको दिया, 3,75,000 कम किया, बाकी पे उन्होंने टैक्स का डिडक्शन कर लिया। अब आपका दूसरा एम्प्लॉयर है, वो आपने अक्टूबर से चालू किया, माना कि उसके अंदर आपकी 12 लाख है, उसने भी 3 लाख का बेसिक एग्ज़म्पशन कम कर दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर दिया, तो आपको 2 जगह क्या चीज़ कम हो गई, बेसिक एग्ज़म्पशन लिमिट 1 जगह की जगह 2 जगह कम हो गई तो जगह हो गई। और स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 जगह 2 जगह कम हो गया। अब उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? यदि आप 30% टैक्स, क्योंकि यहाँ 20 लाख हो गया तो 30% में चले गया, ठीक है? तो 30% टैक्स स्लैब में आपकी कम से कम 90,000 रुपीज़ तो आपका गया। टैक्स है और उसके ऊपर इंटरेस्ट, क्योंकि आपको एक और बड़ी पेनल्टी जो लगेगी, वो है एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आएगी, कि 10,000 से ज़्यादा आपका टैक्स पेएबल है, तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। तो एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। तो एक तो एडवांस टैक्स की डिफ़ॉल्ट का इंटरेस्ट लगेगा और दूसरा एडवांस टैक्स के जो इंस्टॉलमेंट को डिफरमेंट का इंटरेस्ट लगेगा। तो आपको जो एक बड़ा अमाउंट रिटर्न भरते समय टैक्स और इंटरेस्ट के समय भरना पड़ेगा। तो मेरी क्या सलाह है कि एक फॉर्म है, जिसको फॉर्म 12 बी कहते हैं, फॉर्म 12 बी। 12 बी।
तो जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट आप चेंज कर रहे हैं, नए एम्प्लॉय के पास ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको 12B का फॉर्म में इन्फॉर्मेशन सबमिट करना चाहिए अपने एम्प्लॉय को, ताकि वो वहाँ पर जो आपको मिला है सैलरी, उनने तो टीडीएस किया है, वो अपने इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको एक झटका नहीं लगेगा जब रिटर्न फाइल करने जाएंगे, अचानक हमको इतना टैक्स भरना पड़ रहा है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस करते, किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया, किसी की सैलरी 8 12 13 लाख 12 लाख रुपए है, टैक्स तो नहीं पे करना है, अब वो क्रेडिट कार्ड लेता है, उस पे भी एक्सपेंसेस करता है, तो क्या उस पे भी इनकम टैक्स लगता है? देखिए, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस पे यदि एम्प्लॉयर आपकी सैलरी है, आपने अपनी सैलरी अपने अकाउंट में जमा की है, उ उसमें से क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं, तो इनकम का सोर्स एक्सप्लेन है, तो क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस पे कोई इनकम टैक्स लगने का सवाल नहीं आता। नहीं आता। सही है, लेकिन कभी-कभी आपका एम्प्लॉयर भी आपको अपनी कंपनी के काम के लिए क्रेडिट कार्ड देता है, राइट? और उस क्रेडिट कार्ड को यदि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो उसपे तो आपकी सैलरी में इंक्लूड होगा ना पर क्रेडिट की तरह वो, और एम्प्लॉयर इंक्लूड नहीं करता तो बाद में टैक्स आपके ऊपर लगेगा, यदि वो क्रेडिट कार्ड का वेरिफिकेशन हुआ। ये बहुत सी बार क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी बहुत से नोटिसेस डिपार्टमेंट ई वेरिफिकेशन स्कीम के अंदर दिया है, ठीक है? तो इश्यू ये है कि यदि आपका सोर्स एक्सप्लेन है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हैं भई ये बैंक अकाउंट में ये मेरी सैलरी जमा हुई, इससे हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपके बैंक अकाउंट में कोई ऐसा मनी जमा हुआ है जिसका आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते और उससे पेमेंट हुआ है, तो अल्टीमेटली तो उसके ऊपर कुल मिला के बात ये कहना चाह रहे हो कि वह कोई भी हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे कोई भी हो, अगर सोर्स पता है पैसे का कि ये पैसा आया कहाँ से है। बस, सोर्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ। तो फिर दिक्कत नहीं है। यदि सोर्स एक्सप्लेन नहीं किया, तो उसमें बड़ी ये टैक्स नॉर्मल भी नहीं लगेगा, ये 10-20% 30% नहीं लगेगा। द टैक्स रेट स्पेशल टैक्स रेट है, क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट हो जाएगी, तो उस पे टैक्स 60% है हुँ। और 25% सरचार्ज है और उसके ऊपर सेस है। तो ऑलमोस्ट आपका जितना अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, उतनी आपका टैक्स लग जाएगी। अच्छा, क्या कैश में जो घर खरीदते हैं, तो उसपे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पता लगा सकता है कि घर कैश में खरीदा है? अब देखिए ऐसा है कि कैश में घर खरीदते तो रजिस्ट्री तो कराना पड़ेगा ना आपको। हाँ। तो इस जो भी रजिस्ट्री होती है 30 लाख से ऊपर की, वो सारी डिपार्टमेंट के पास जाती है और डिपार्टमेंट को पता लग जाए किसने परचेज़ किया है, तो हमको नोटिस आ ही सकता है। सो ये कैश की बात नहीं है, इवन आप चेक से पेमेंट करेंगे, क्योंकि एक तो कैश आप सोचिए आपने कैश लेके अपने अकाउंट में डाल दिया और उसको चेक से दे दिया, तो अल्टीमेटली सोर्स तो उसका एक्सप्लेन नहीं हुआ ना कि कैश कहाँ से आया। हाँ। तो जब सब रजिस्ट्रार के पास आपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो वो फाइंड करता है सब रजिस्ट्रार, उसके अंदर डिपार्टमेंट के पास जाएगी और वहाँ आपको अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में मिलेगी। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके सर। एक आखिरी सवाल है मेरा, कोई आपकी राय में सही टैक्स मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? हाँ, ये देखो हर आदमी सोचता है कि जैसे लास्ट में टैक्स की लायबिलिटी आना, हाँ। क्यों आती है? कि बिगिनिंग से मैंने टैक्स को प्लान नहीं किया है, तो मुझे पता होना चाहिए कि साल में मेरी इनकम बहुत सी इनकम हमको पता नहीं चलता जो लास्ट में एग्रो होती है, लेकिन जो हमको पता है वो पहले हम प्लान करें कि हमको क्या इनकम होने वाली है। उस पे जो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है तो उसको एडवांस टैक्स टाइम से पेमेंट करें। दूसरी बात जो रिटर्न है, यदि रिटर्न आप लेट कर दिया फिर रिटर्न लेट करने के भी आपको वो लगेगी और रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको पेनल्टी 200% की लग सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो मैंने पहले बताया आपको कि यदि आप एम्प्लॉयमेंट हमने चेंज किया है, तो आप फॉर्म 12 भी अपने एम्प्लॉय को सबमिट कर दीजिए, वो टीडीएस प्रॉपर करेगा, तो आपको टैक्स की लायबिलिटी कम होगी। तो हमेशा मेरा कहना है कि फाइल द रिटर्न टाइमली, पे एडवांस टैक्स इन टाइम, राइट? सो आपको ये दोनों काम आपने कर लिए, तो आपको टैक्स की लायबिलिटी और जो कंप्लायंस है कि यदि आप एम्प्लॉयी हैं, तो फॉर्म 12 भी टाइमली सबमिट कर दिया आपको, तो आपको कोई दिक्कत टैक्स अल्टीमेटली झटका कभी नहीं लगेगा। अच्छा, अच्छा, गवर्नमेंट ये टैक्स तो अगर मान लो गलत नहीं बताया तो टैक्स पे पेनल्टी लेती है। मान लो गलती से ज़्यादा इनकम हो गई, बता दी कि ज़्यादा इनकम है और आपने रिटर्न नहीं लिया, तो क्या ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट पैसा वापस पे कर देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए जब भी आपको रिफंड क्लेम करना है, तो इसके भी मतलब एक प्रोविज़न है कि यदि 25,000 से ज़्यादा का टीडीएस हुआ है, तो नॉर्मल सिटीज़न के केस में उसको रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न है। उसको रिटर्न फाइल करना ही कंपल्सरी, और अदरवाइज़ भी तो आपको रिफंड क्लेम करना चाहिए, ये टैक्सेबल नहीं है तो भी। सीनियर सिटीज़न के लिए वो लिमिट 50,000 है। तो रिफंड क्लेम करने के लिए आपको रिटर्न अब कंपल्सरी है तो हम फाइल करना ही पड़ेगा रिटर्न। डन सर, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट एंड काफ़ी नई चीज़ आपने बताई, देखने को सीखने को मिली है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस आपको पॉडकास्ट। थैंक यू, बहुत मौका दिया आपने मुझे और मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे उम्मीद है टैक्स पेयर्स का बेनिफिट उठाएँगे। राइट, राइट। थैंक यू, थैंक